Good morning everyone. Welcome to all of you. This is पूजा. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट सेल वॉल. हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के बारे में. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जो है 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिनमें हमने डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से पढ़ा है एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है. तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा. और जो आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता है ना, इसी से हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए. यहाँ पर चीज़ें हमने आपके पास नोट के फॉर्म में रिप्रेजेंट की है, जिससे कि आप अच्छा सा नोट्स भी बना सकें. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि प्लांट सेल वॉल क्या है. जैसा कि हम पहले की तरह पढ़ेंगे चीज़ों को कनेक्ट करके. सबसे पहले देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उसके बाद यहाँ आएंगे ताकि आपको समझ में आ सके, एक माइंड में कनेक्टिविटी बन सके कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज क्या पढ़ना है. ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा था, इसके साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर्स को समझा था. एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनली हैं उनको कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं. सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर की बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखा. इसके बाद न्यूक्लियस की बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को कैसे डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट्स देखें. इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे जो यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल. प्लांट सेल जो है उसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, या कह सकते जो इसका यूनिक फीचर है, दैट इज सेल वॉल. तो प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने बताया कि सेल वॉल प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है एज वेल एज बैक्टीरिया एंड फंजाई में भी प्रेजेंट होती है. बस इनकी सेल वॉल में स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ली थी और ये हमने प्लांट सेल का डायग्राम भी अच्छे से समझ लिया था. ओके, अब चलते हैं कि आज हम लोग जो सेल वॉल है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इन द केस ऑफ प्लांट के केस में आज सेल वॉल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. देखेंगे कि जो सेल वॉल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फंक्शन क्या है. सो लेट्स नाउ प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि जो प्लांट सेल वॉल है ये 3 लेयर में प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल. इसके साथ जो प्लांट सेल वॉल है ये विद द हेल्प ऑफ मिडिल लैमेला से दूसरी सेल वॉल से कनेक्ट होती है. जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, सपोज करिए कि आपके पास ये प्लांट सेल है, जिसमें जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं. ठीक है, एंड जो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ लेयर प्रेजेंट है उसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं. एंड सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, यानी कि सेल के अंदर की तरफ टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो कई बार आपसे एग्जाम में इसका अरेंजमेंट ही पूछ लिया जाता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है या फिर टर्सरी सेल वॉल, या टर्सरी सेल वॉल अंदर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ. तो जो है इनर या आउटर मोस्ट लेयर ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आपको इस बात को याद रखना, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सेल वॉल की. एंड जो टर्सरी सेल वॉल है ये सेल वॉल की इनर मोस्ट लेयर है. क्लियर. एंड टर्सरी सेल वॉल के बाद अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है. उसके बाद सपोज करिए ये हमारे पास दूसरी प्लांट सेल है. अब एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल से क्या करेगी, अढेर करेगी. अढेर करने के लिए यानी कि कनेक्ट होगी, है ना. सेल ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और ऑर्गन ऑफ
कई सारे ऑर्गन मिलकर यानी कि ऑर्गन ऑफ ग्रुप मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे और ऑर्गन सिस्टम में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आप सभी को पता है ना। तो अब ये सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे जिससे कि टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकें। तो जो एक ये प्लांट की सेल है और दूसरी ये प्लांट की सेल है, ये दोनों एक दूसरे के पास कैसे कनेक्ट रहेंगी, कैसे एक दूसरे से अडेयर रहेंगी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिडिल लेमिला। ठीक है, क्या है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और पेक्टेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम प्लांट सीमेंट भी कहते हैं, जिससे एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल से कनेक्ट रहती है। एंड इसके बाद जो प्राइमरी सेल वॉल है ये लिविंग होती है, जो कि यंग सेल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो न्यूली प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेल प्रेजेंट होती है उसकी जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल मोस्टली इसमें देखने को मिलती है। लेकिन जितनी भी मेच्योर सेल्स हैं यानी कि ओल्ड प्लांट्स की, उनमें हमें सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलती है, बट दिस इज़ अ डेड ये क्यों होती, क्योंकि यह लिग्निन और या फिर क्यूटिन की बनी होती है। लिग्निन या क्यूटिन की बनी होती है इसलिए यह डेड होती है। ये आल्सो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, जैसे कि S1 लेयर, S2 एंड S3 में, जिसमें S2 लेयर थिकेस्ट लेयर होती है। अगर प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो ये सेलुलोज या फिर हेमी सेलुलोज की बनी होती है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है ये यंग सेल प्लांट में प्रेजेंट है, एंड जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है ये मेच्योर सेल में प्रेजेंट होती है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज जो टर्सरी सेल वॉल है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रेकिड्स ऑफ सम जिम्नोस्पोम। जिम्नोस्पोम सेल्स में जो ट्रेकिड्स प्रेजेंट हैं, जो वेसिकुलर सिस्टम में ट्रेकिड्स प्रेजेंट होती हैं, जाइलम ट्रेकिड्स, उनमें जो टर्सरी सेल वॉल देखने को मिलती है। और हमने मिडिल लेमिना में डिस्कस कर लिया कि इसे हम लोग प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज एक सेल दूसरे सेल से कैसे कॉम्बिनेशन कर सकती है, उसका प्रोटोप्लाज्म या उसका जो साइटोसोल है वो कैसे कम्युनिकेशन कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ये रेड कलर की स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसको हमने प्लाज्मोडेस्मेटा शो करने की कोशिश की है। ठीक है, और प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर जो प्लाज्मोडेस्मेटा है ये सेल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है, एंड जो प्लाज्मोडेस्मेटा है इसके अंदर डेस्मोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है ना। डेस्मोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअल में डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि डेस्मोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर ले, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, इसमें कौन कौन सी लेयर है, कौन सी थिकेस्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कैल्शियम पेक्टेट है एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, सम अमाउंट में जो मैग्नीशियम पेक्टेट प्रेजेंट होता है मिडिल लैमिली में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लांट सीमेंट है उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं या कौन से सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी लेयर जो है ये क्या होती है, क्यूटिन होती है, यानी कि वैक्स लाइक सब्सटेंसेस जो कि आउटर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ है ना, जो लीफ होती है, यानी कि जो ये लीफ है हमारे पास है ना, ये जो लीफ है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर इसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस है ना। तो जो एपिडर्मिस है ये किसकी बनी होती है, क्यूटिन की। तो यही क्या है, सेकेंडरी लेयर है या सेकेंडरी सेल वॉल होती है, यानी कि क्यूटिन की बनी होती है। एंड सुबेरिन प्रेजेंट इन कॉर्क सेल्स, जो कॉर्क सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहाँ पर जो कॉर्क सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है, जो कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसके फॉर्मेशन के कारण ऐसा हो पाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अगर बात करें कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है। तो सेल वॉल क्या है, सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज एक्चुअल में क्या है, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, यानी कि बीटा ग्लूकोज इस तरह से बॉन्डिंग करके
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, 1 अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होके जो ग्लूकोज है इसने क्या किया, पॉलीमर का फॉर्मेशन किया है। जब बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन हो जाता है तब हम इसे सेलुलोज कहने लगते हैं। क्लियर। अब सेलुलोज में क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सॉरी जो सेल वॉल है इसमें जो सेलुलोज, जो मेनली यहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट है इसमें क्या क्या है, मैट्रिक्स भी है ना, क्या है, मैट्रिक्स है और फाइब्रिल्स हैं। जो मैट्रिक्स है ये लिक्विड फॉर्म होता है इसका मैट्रिक्स, और क्या होते हैं, फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फाइब्रिल्स हैं, ठीक है, जो फाइब्रिल्स हैं यही सेल वॉल की यूनिट होते हैं, है ना। यूनिट ऑफ सेल वॉल इज फाइब्रिल्स। जो फाइब्रिल्स हैं ये सेल वॉल की यूनिट है, यानी कि फाइब्रिल्स मिलकर एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं और सेलुलोज से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये मतलब किस प्रोसेस के दौरान बनती है, तो जब सेल डिवीजन हो रहा था, जब वहाँ पर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है उस समय क्या करता है, जो गोल्जी बॉडीज़ है ये दो डॉटर सेल्स बनती हैं, उनके बीच में इस तरीके से गोल्जी बॉडी जो है यही सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, ये सेल प्लेट बना लेती है यहाँ पर, है ना। जो गोल्जी बॉडी है ये कम्प्लीटली फिर बाद में डिसअपीयर नहीं होती है, यही गोल्जी बॉडी क्या करती है, यहाँ पर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है, फिर यही ग्रोथ करती है सेल के सराउंड में। जब ये दोनों डॉटर सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं तब यही गोल्जी बॉडी क्या करती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है। क्लियर। एंड डेस्मोट्यूब्यूल्स जो अभी हमने वहाँ बताया था वो क्या होते हैं, पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के कुछ पार्ट्स या कुछ ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम लोग डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। क्लियर। ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, आप इसे सही कर लें, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है। तो जो अभी हमने इसकी बात की सेल वॉल की, तो ये सेल वॉल हमने देख लिया कि मेनली प्लांट्स में प्रेजेंट है। लेकिन अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, सेल के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे जो कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। तो जो प्लाज्मा है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है ना, सेल मेम्ब्रेन पर शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, उसे भी आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल की तो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल के केस में जो सबसे बाहर की तरफ लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि झिल्ली नुमा जो संरचना प्रेजेंट होती है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, है ना। जेक्यू पाल्वोव ने उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। एंड अगर प्लांट में बात करें तो जो प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो सेकेंडरी आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाती है, क्योंकि प्राइमरी कौन है आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज सेल वॉल। क्लियर। नेक्स्ट इज सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता था। तो सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, नेगेली एंड क्रेमर ने, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे जैसे कि नीट के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और जब यहाँ से क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जो ऐसा दे दिया जाता है कि इसका टर्म किसने दिया, इसका टर्म किसने दिया। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, जो सेल मेम्ब्रेन है इस टर्म को नेगेली एंड क्रेमर ने दिया था। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका टर्म किसने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म को जेक्यू पाल्वोव ने दिया था।
नेक्स्ट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फिर यूनिट मेम्ब्रेन टर्म, ये किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। ठीक है, जब सेल की खोज हो चुकी थी, उसके बाद सेल में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो जो रॉबर्ट ब्राउन के बेटे थे, उनका ही नाम रॉबर्टसन था। उन्होंने ही सेल में यूनिट मेम्ब्रेन टर्म दिया या फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया। अब देखेंगे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने कौन कौन से मॉडल दिए। फर्स्ट इज लिपिड मॉडल। यहाँ पर टोटल 4 मॉडल्स दिए गए, जो कि फर्स्ट था लिपिड मॉडल एंड सेकेंड इज सैंडविच मॉडल, थर्ड इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड नेक्स्ट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो लिपिड मॉडल है, यानी कि इसमें क्या था, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो ओनली लिपिड की बनी थी, है ना। लिपिड मॉडल का क्या कहना था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो केवल और केवल लिपिड की बनी है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स या अदर मॉलिक्यूल्स का कोई रोल नहीं है। उसके बाद बताया कि जो लिपिड है वो 2 तरीके के लिपिड प्रेजेंट है, लिपिड मोनोलेयर भी हो सकती है और लिपिड बाईलेयर, यानी कि जो लिपिड है वो कैसी है, बाईलेयर है, 2 लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। देन आफ्टर डेनिल एंड डेविसन आए और उन्होंने इसको फिर से सेल मेम्ब्रेन की अच्छी से स्टडी किया और बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज अ मेड अप ऑफ लिपिड एज वेल एज प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट है लिपिड के साथ साथ, एंड जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये क्या है, ग्लोब्यूलर है। उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स है वो कैसी है, ग्लोब्यूलर है। तो इनके इस मॉडल को सैंडविच मॉडल कहा गया। सैंडविच मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स अ फास्फोलिपिड लेयर एंड इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन लाइक सैंडविच इन प्रोटीन, एंड ये सिंगल लेयर लिपिड की, फिर ये सिंगल लेयर लिपिड की, तभी तो लिपिड बाई लेयर है, यानी कि लिपिड की क्या है, 2 लेयर्स हैं। हेयर यू कैन अंडरस्टैंड इजली। उन्होंने कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश की कि जो लिपिड प्रेजेंट है, जिसे हम फास्फोलिपिड कह रहे हैं, जो फास्फोलिपिड की लेयर्स हैं वो कैसी है, बाई लिपिड लेयर है। 2 लेयर प्रेजेंट्स हैं, एक लेयर जो मोनो लेयर है, जो लिपिड की मोनो लेयर है, एक इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है और दूसरी इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है। एंड जो इनके नॉन पोलर रीजन है, ठीक है, जो इनके नॉन पोलर रीजन है वहाँ पर जो इनका हेड है ये कैसा है, नॉन पोलर है। सॉरी, यहाँ पर उन्होंने फास्फोलिपिड की जो 2 लेयर्स हैं उनको बताया कि जो इनका हेड पार्ट प्रेजेंट है, जो फास्फोलिपिड का अपर की तरफ जिधर फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जो इसका हेड है ये कैसा है, पोलर है ना, ये कैसा है, पोलर है, यानी कि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जो इसका टेल है वो कैसा है, नॉन पोलर है, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक है। तो जो टेल है उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कि जो नॉन पोलर रीजन है वो एक तरफ है और जो पोलर है जिनके पास जो इनका हेड जो पोलर रीजन है वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। तो ये 2 लेयर्स किसकी हो गई, लिपिड की। इसके बाद जो पोलर रीजन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट है। इन्होंने बताया कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन दोनों तरफ ही प्रेजेंट है, यानी कि जो सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है उधर भी प्रोटीन प्रेजेंट है, और जो इसका इनर या फिर जो इंट्रा सेलुलर
साइटोसोल जिधर प्रेजेंट है, जो इंट्रासेलुलर है वहाँ भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो उन्होंने बताया कि दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है और बीच में लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट है। तो उन्होंने बताया कुछ इसका स्ट्रक्चर्स ऐसे है जैसे सैंडविच का होता है, जैसे कि सैंडविच के बीच में जेली लगी होती है, कुछ उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर्स है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। सपोज करिए आपके पास ये क्या है, एक सेल है ना। तो ये जो सेल का बाहर का मीडियम है ये, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी तो वाटर प्रेजेंट है ना। एंड जो ये सेल के अंदर का रीजन प्रेजेंट है, इसे हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर। अब इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। हम आगे डिटेल में बताएंगे, फिर से एक बार सेल का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब बताएंगे कि साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम अच्छे से समझेंगे। साइटोसोल मीन्स कि सेल की सभी ऑर्गेनलीज को निकाल दिया गया है, यहाँ पर केवल और केवल सेल का मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसी को हम लोग साइटोसोल कहते हैं। तो सेल का जो ये अंदर का मीडियम है इसे हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं। तो यहाँ भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो जो लिपिड है उसने अपना कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि टेल एक तरफ कर लिया है और हेड दोनों लेयर के हेड इधर पोलर वाले रीजन में कर लिया है। ठीक, ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया है, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स या एंजाइम का ट्रांसपोर्ट होगा, एक सेल से दूसरे सेल में भेजा जाएगा, एक सेल ऑर्गेनली से दूसरे सेल ऑर्गेनली, या यू कैन से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भेजा जाएगा, तब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। इसलिए इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। तो ये तो बात हो गई कि जो हमारा सैंडविच मॉडल है जिसको डेनियल एंड डेविसन ने दिया था, उसका इस तरीके से अरेंजमेंट था। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन ग्लोब्यूलर है, तो ये भी इनका जो मॉडल था इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। काफ़ी समय तक इसे ये मान्य रहा। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, दैट इज गिवन बाय रॉबर्टसन, यानी कि रॉबर्टसन आए और इन्होंने क्या बताया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, है ना। यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है ये तो सबसे फर्स्टली यही रॉबर्टसन ने ही बताया था। ठीक है, हाँ, इसे हमें सबसे फर्स्ट में पढ़ना चाहिए था। बट देखिए, ही प्रपोज्ड दैट द सेलुलर एंड द ऑर्गेनुलर मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर इनक्लोज्ड बाई प्रोटीन ऑन आइदर साइड। जो रॉबर्टसन है उन्होंने क्या बताया कि जो सेल है, ठीक है, या फिर जो सेल के अंदर ऑर्गेनली प्रेजेंट है, लाइक न्यूक्लियस, या फिर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, या प्लास्टिड, है ना, इन सभी के पास क्या है, डबल लेयर प्रेजेंट है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोहरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो उन्होंने बताया कि दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, उन्होंने बताया कि दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन है, वो चाहे सेल का इंट्रासेलुलर मीडियम हो या फिर सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम हो, दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। ये प्रोटीन को दिखाने की कोशिश की है, दिस इज अ प्रोटीन which is a present on both side intracellular region as well as extracellular region। और उन्होंने बताया कि बीच में क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि टर्मिनल स्ट्रक्चर प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या है, बीटा प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटीन कैसी है, हेलिकल है और बीटा प्रोटीन प्रेजेंट है। इससे पहले क्या बताया था कि जो प्रोटीन्स है वो कैसी थी, ग्लोब्यूलर थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सबसे लास्ट में जो मॉडल आया हमारे पास वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। इससे पहले जितने भी मॉडल्स आए उनमें कोई ना कोई कमी रही, क्योंकि वो उसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ, इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। इस मॉडल को सम टाइम तक तो बहुत ही जो है एक्सटेबल रहे, जब तक कि सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज नहीं किया था। बाद में सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट आए जो कि 1972 में उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया और बताया कि यहाँ पर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन क्या है, यानी कि पहले उन्होंने बताया कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है। उन्होंने बताया कि लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड जो है वो कैसी है, बाइलेयर है ना। लिपिड कैसी बताया उन्होंने, बाइलेयर है, उसमें हेड टुवार्ड्स आउटसाइड एंड टेल इनर साइड। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट अबेंडेंट लिपिड जो कि थी वो क्या थी, फास्फोलिपिड, यानी कि जो ग्लाइसरो जो यहाँ पे ग्लाइसेरो फास्फोलिपिड है, दिस इज ग्लाइसेरो, प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग, ग्लाइसेरोफास्फोलिपिड। ठीक है, जो ग्लाइसेरोफास्फोलिपिड है ये क्या है, एक्चुअली में लेसिथिन लिपिड है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मोस्ट अबेंडेंट कौन सी लिपिड प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो है लेसिथिन लिपिड, जो कि क्या है, फास्फोलिपिड, यानी कि फास्फोरस और लिपिड के कंपोजिशन से बनी है। नेक्स्ट इन्होंने बताया प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ये दोनों बातें तो पहले भी साइंटिस्ट बता रहे थे, है ना, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन्स है वो मेनली क्या है, अल्फा हेलिकल है ना। क्या बताया उन्होंने, जो प्रोटीन है ये अल्फा हेलिकल है। प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं बीटा जो हेलिकल है ना, अल्फा हेलिकल, तो प्रोटीन्स क्या है, कुछ इस तरीके से अल्फा हेलिकल प्रेजेंट होती है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज प्रोटीन इज टू टाइप्स, कैसी है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एज वेल एज इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इन्होंने बताया कि आउटर साइड में भी प्रोटीन प्रेजेंट है एंड इनर साइड में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन मीन्स जो प्रोटीन्स है वो बाई लिपिड लेयर को क्रॉस करती है। इसे अभी हम अच्छे से डायग्राम में समझेंगे। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऑलवेज टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कहाँ पे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में है, एंड ऑलवेज बाइंड विथ लिपिड एंड प्रोटीन, और ये नेचर में कैसे होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड होते हैं। क्लियर। नाउ यहाँ पर हम डायग्राम के हेल्प से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, लिपिड की लेयर प्रेजेंट है। जो आप ये रेड कलर की देख पा रहे हैं ये क्या है, आपके पास बाई लिपिड लेयर प्रेजेंट है। एंड इसके साथ साथ ये क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन है ना, ये क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए चैनल्स का काम करेंगे, यानी कि जो नई प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल का फॉर्मेशन करेंगे। एंड कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती, इन्हें हम पेरीफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, या फिर इसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये देखो इस तरीके की भी हेलिकल स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती, जो कि लिपिड बाई मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। एंड कुछ जो प्रोटीन्स हैं ये लिपिड के अंदर धसी हुई होती, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, जो कैसी है, देखने में ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो पेरीफेरल या सरफेस प्रोटीन ये प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स से भी अटैच होते हैं। ये तुम्हारे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल है। इस प्रोटीन से ग्लूकोज अटैच है, यानी कि जो ग्लाइकोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अटैच हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहेंगे, जो प्रोटीन से अटैच हैं, ये हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट लिपिड से अटैच होते हैं, उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। आप सोचो कि जो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास है ना, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, इसमें क्या डिफरेंस है। जो ग्लाइकोलिपिड है इसमें जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड में जो कार्बोहाइड्रेट है इसका अमाउंट कम है एंड लिपिड का अमाउंट ज़्यादा है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसका भी अमाउंट कम है एंड प्रोटीन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनसे अटैच हैं, प्रोटीन से या फिर लिपिड से। क्लियर। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के हुए, 2 टाइप्स के।
एक ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोटीन से अटैच है, एंड नेक्स्ट इज जो लिपिड से अटैच है वो ग्लाइकोलिपिड्स। एंड जो पूरी हमारी सेल है उसमें टोटल 3% ही कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेल में जितने भी केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट है उनका केवल 3% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और जो आप ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये सेल का साइटोस्केलेटन है जिसमें माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि साइटोस्केलेटन के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और क्या क्या प्रेजेंट हैं, तो आप रिमेम्बर करिए, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है साइटोस्केलेटन में। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने बात की थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल प्रोवाइड करती हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना, तो उसी क्या कहेंगे, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो मूवमेंट्स, वो जो पास आउट होंगे, वो मूवमेंट है वो कितने तरीके का होता है, वो लेटरल मूवमेंट हो सकता है या फिर वो ट्रांजिशनल या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो सकता है ना। तो मेनली यहाँ पर 2 टाइप्स के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, एक लेटरल मूवमेंट एंड नेक्स्ट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, विथ इन सेम लेयर में ही मूवमेंट करता है। यानी कि जो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो ये हमारे पास क्या थी, लिपिड्स प्रेजेंट थी, जो हमारे पास लिपिड की ये बाई लेयर्स प्रेजेंट थी, इसी में ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी है, लिपिड नेचर की है। यानी कि जो लिपिड है इसमें क्या है, फ्लूडिटी है। क्या है, फ्लूडिटी है। जो लिपिड है इसमें क्या है, फ्लूडिटी है। ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर से इधर आ सकते हैं, है ना, या फिर ये इधर से इधर जा सकते हैं। यानी कि वो अपने ही विथिन लेयर में, अपनी सेम ही लेयर में मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, अपनी सेम लेयर में ऐसे इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे, लेटरल मूवमेंट। और ऐसा मूवमेंट होने के समय कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स आया ऐसा जो कि उस लेयर से पास आउट हो सकता है, तो वो क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो मेनली किसके बीच में होता है, लिपिड और प्रोटीन के बीच में ही ये मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द लेयर। इसमें क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड की पूरी लेयर को क्रॉस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट है ना, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्हें मूवमेंट करना है, जैसे जो बाहर सेल से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, इस सेल को क्रॉस करके इधर आएंगे, है ना। तो यही क्या करते हैं, ये पूरी लिपिड लेयर को ही क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करने के लिए यहाँ पर क्या होती है, चैनल्स की रिक्वायर होती है। मूव फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर ओनली सो बाई लिपिड। और ये मूवमेंट केवल लिपिड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर प्रोटीन्स के चैनल प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से वो मूव कर पाते हैं। क्लियर। एंड फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, इन ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स को या प्रोटीन्स को या जो भी इंजाइम का फॉर्मेशन होगा उसे एक सेल से दूसरे सेल में भेजने में हेल्प करेगा, है ना। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट में। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी, सेलेक्टिव परमेएबल है। यानी कि कोई भी आए और सेल को क्रॉस कर जाए ऐसा ये नहीं होने देगी, है ना। ये कैसी है, सेलेक्टिव परमेएबल है। ऑस्मोटिक बैरियर प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, है ना। ऑस्मोटिक बैरियर दैट मीन्स यहाँ पर जो यू कैन से जो ऑस्मोटिक, जो हमारे पास ऑस्मोटिक डिफ्यूजन है ना, जो नेक्स्ट इज सिक्रीशन। यह सिक्रीशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिक्रीशन जैसे किसी भी एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सेल के अंदर फॉर्मेशन हुआ तो फिर उससे बाहर क्या करेंगी, ये सिक्रीट भी करेंगी। तो सिक्रेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड नेक्स्ट इज
इंडोसाइटोसिस या फिर एक्जोसाइटोसिस, यानी कि जो फैगोसाइटिस की प्रोसेस होती है वो भी किसकी हेल्प से हो पाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और ये पॉसिबल कब होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाइलिपिड लेयर है उसमें फ्लूइडिटी होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से क्या करती है, अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे अपने आप को इनफोल्ड करके जब कोई भी पार्टिकल्स आता है यहाँ पर तो उसे इंगल्फ कर लेती है ना, उसे क्या कर लेती, इंगल्फ कर लेती, जिसे हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। या फिर जब भी कोई पार्टिकल सेल के अंदर आता है ना, तो जो रेसिडुअल पार्ट्स होता है उसका, उसे क्या करती है, इस तरीके से बाहर एक्जोसाइट कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है, तो इसे हम एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है इन ट्रांसपोर्ट में, सेलेक्टिव परमिएबल, ऑस्मोटिक बैरियर, सिक्रेशन एंड इंडोसाइटोसिस या फिर एक्जोसाइटोसिस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। अब अगर हम किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, है ना, सपोज करिए ये क्या है, एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये क्या हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, इस सेल की अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो इसके अंदर जो हमारे पास फ्लूइड है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हटाया है। यहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है एंड इसका मैट्रिक्स प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट है सब कुछ प्रेजेंट है। सिर्फ हमने क्या किया, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाया है, तो इसके अंदर जो भी फ्लूइड है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने एब्जॉर्ब किया, वो थे कॉर्टी, है ना, कॉर्टी साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब किया। एंड डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को सार्कोडर्म कहा था, है ना, सार्कोडर्म कहा था। प्लीज़ आप इस जो स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिए, क्या कहा था, सार्कोड टर्म दिया था, है ना, क्या कहा था, सार्कोड टर्म दिया था डुजार्डिन ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्कोड टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि सार्कोड टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है प्रोटोप्लाज्म के लिए, और टर्म किसने दिया था, वो थे डुजार्डिन। क्लियर। नेक्स्ट इज टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था बाद में। एंड हक्सले ने क्या कहा था प्रोटोप्लाज्म को, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ फॉर प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हक्सले ने क्या कहा था कि ये लाइफ का एक फिजिकल बेसिस है। अगर प्रोटोप्लाज्म ही एब्सेंट होगा तो फिर सेल की कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होगी। जब सेल में कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होगी, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म है इसे क्या कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। एंड अगर बात करें कि इसकी एसिडिटी क्या होता है, इसका पीएच क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म का पीएच 6.8 होता है, लगभग न्यूट्रल के आसपास होता है। एंड नेक्स्ट इज दिस इज अ ट्रूली अलाइव, यानी कि ये क्या है, लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ट्रूली लिविंग सब्सटेंस है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोटोप्लाज्म है, मान लीजिए कि यह सेल है, इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, हमने सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में जो पेरीफेरी पर ये प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जो पेरीफेरी में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसे हम एक्टोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल कहते हैं। एंड मेजर कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्या क्या, वाटर एंड प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं, यानी कि सस्पेंशन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, एक सस्पेंशन बनाता है जिसे हम कोलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट इज जो सेंट्रल पार्ट है ना, जो प्रोटोप्लाज्म का सेंट्रल पार्ट है, इसे हम इंडोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ
कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है इसका कह सकते हैं कि एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट हैं, है ना, किन किन एलिमेंट्स से मिलकर ये प्रोटोप्लाज्म बना है। तो मेन हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। जो कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है दैट इज 62% एंड नाइट्रोजन अराउंड 33% एंड जो कैल्शियम आयन है, जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो 2.5% प्रेजेंट होती है। ये बात हम कर रहे हैं किसी भी एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में एलिमेंट्स का परसेंटेज ये होता है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। किसी भी सेल में वाटर 70 to 75% सिर्फ वाटर प्रेजेंट होता है सेल में। इसके बाद 20% प्रोटीन है, 5% न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, वो चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए, डिपेंड ऑन व्हिच टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स 3% प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में। जो कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट है वो कितना है, 3% प्रेजेंट होता है ऑन द टोटल ऑफ सेल वॉल्यूम, सेल के पूरे होल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। लिपिड 2% प्रेजेंट होती है एंड आयन 1.1% प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो आपको इन पॉइंट्स को भी अच्छे से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, थ्योरीज के नाम याद रखना है और इन थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया था, बस आपको यहाँ से इतना याद रखना है। और ज़्यादा डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो जो कोलाइड थ्योरी है, जो सबसे फर्स्ट थे विल्सन एंड फिशर ने, इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म के फिजिकल नेचर की स्टडी किया और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको उन्होंने कहा कोलॉइड थ्योरी। यानी कि यहाँ पर जो प्रोटीन एंड वाटर प्रेजेंट है ना, जो प्रोटीन एंड वाटर प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे उन्होंने कोलॉइड कहा। इसके बाद हचिंसन आए, हॉस्टीन साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का स्टडी किया और उन्होंने जो उसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ना, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर जो माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोबॉडीज़, तो उनके बेसिस पर इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म का जो नेचर है वो कैसा है, जाल लाइक है, यानी कि उन्होंने रेटिकुलर थ्योरी दी। तो ये सभी के सभी थ्योरीज के आपको नेम अच्छे से याद रखने हैं और साइंटिस्ट के नेम भी। फाइब्रिलर थ्योरी फ्लेमिंग ने दिया था, एल्व्यूलर थ्योरी बुशली ने दिया था, इसके बाद ग्रेन्यूलर थ्योरी अल्टमान ने दिया था। ठीक है, उन्होंने देखा कि प्रोटोप्लाज्म में ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, है ना, जो ग्रेन्यूलर्स के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट थे। तो जैसे WBC है ना, उसके जो उसका साइटोसॉल होगा उसमें WBCs के भी सभी के सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ग्रेन्यूलर थ्योरी का नाम दिया, किसने, अल्टमान ने। एंड सबसे लास्ट थ्योरी इज क्रिस्टेलो कोलॉइड थ्योरी। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। आज यही थ्योरी एक्सेप्टेबल है, यही थ्योरी एक्सेप्ट की गई कि जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसका नेचर कैसा है, क्रिस्टेलो कोलॉइड थ्योरी है। यानी कि क्रिस्टल लाइक वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जब उसमें साइटोस्केलेटन्स है, इसके साथ साथ कोलाइड थ्योरी दिया था ना। तो अभी मैंने बताया कि कोलाइड में क्या क्या प्रेजेंट था, जो वाटर एंड प्रोटीन, इसके साथ साथ अदर बहुत सारे जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ये सब कुछ तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो जो फाइनली हमारे पास थ्योरी आई ये क्या थी, क्रिस्टेलो कोलॉइड थ्योरी, जिसको कोलिकर ने प्रपोज किया था, कोलिकर ने इस थ्योरी को दिया था। क्लियर। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होंगी, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप यहाँ से एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। और आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और डेफिनेटली क्वेश्चन तो यहाँ से आपसे पूछे ही जाते हैं और इसके साथ साथ आप अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।